तो भाई आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि हम मैथ्स में प्री की अगर मैं बात करूं या फिर मेंस दोनों के लिए ये वीडियो होने वाली है कि हम मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल कैसे लेकर आएँ। देखो ये वैसा नहीं है, ये एसएससी है, ये 8वीं 10वीं की कोई क्लास नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई। 8वीं 10वीं में क्या होता था, जैसा टीचर हमें बोले बस वैसा फॉलो करते करते हम बस केवल पढ़ने पे ध्यान दें। लेकिन कंपटीशन में हमें ना मार्क्स पे फोकस नहीं करना होता, हमें अपने जो अगल बगल वाले जो लोग हैं, जो कट ऑफ वगैरह जारी हो रही है, जो अगल बगल वाले लोग जितना स्कोर कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें स्कोर करना पड़ता है। तो इसमें हमें सारी चीज़ें देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहा है, कहीं वो पढ़ने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं कर रहा। तो वो सारी चीज़ें देख के हमें भी खुद को इंप्रूव करना पड़ता है, तब जाके हम उससे आगे निकल पाएंगे। तो कंपटीशन में यही होता है। कंपटीशन में ऐसा थोड़ा ना कि हमें इतना परसेंट लाना है, हमें दूसरों से आगे निकलना है। तो दूसरे जो लोग कर रहे हैं, जो 99% जो लोग नहीं कर रहे, जो 1% लोग कर रहे हैं आगे निकलने के लिए, हमें उनको पीछे करना है। तो उनको पीछे करने के लिए हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो 99% नहीं करते, या फिर जानते हुए भी वो आलस के कारण और अपना मतलब उसमें मेहनत लगता है, ब्रेन का वो लगता है जो भी होता है, तो वो अपने ब्रेन को कष्ट नहीं करना चाहते, तो वो हमें देना पड़ेगा। और खैर वो सब बात अलग है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको जानना पड़ेगा मैथ्स में अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल लाना है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं। ठीक है, अब भाई मैं बता रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले तो आप समझो उसका सिलेबस क्या है। किसी भी मैं हर वीडियो में अपना लगभग ये बोलता हूँ जहाँ पर भी अब अगर मैं सिलेबस की बात आ जाती है तो आज मैं सबसे पहले तो आपको सिलेबस बताऊंगा कि मैथ्स में क्या क्या चैप्टर है और आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो रखनी है वो किन किन चैप्टर पे रखनी है, ये बात भी मैं यहाँ पे कवर करते हुए चलूँगा। हमने मैथ को यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे 5 पार्ट में, वैसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, अरिथमेटिक, एडवांस और अपना ये नंबर सिस्टम वाला पोर्शन, और इसी में ये भी इंक्लूड हम कर लेते हैं कहीं कहीं। लेकिन हमने यहाँ पे अलग अलग एग्जाम वाइज हमने, जैसे अपना जो एसएससी का एग्जाम होता है, चाहे रेलवे का एग्जाम होता है और सीडीएस का एग्जाम होता है, इसमें तो लगभग आपको ये सारे पढ़ने पड़ते हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क और ये सब डीआई वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन बैंकिंग में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। बैंकिंग का सिलेबस लगभग आपका ये वाला है, ये वाला है, थोड़ा बहुत आपको डीआई वगैरह पढ़ना पड़ता है। स्टेट एग्जाम में भी आपका लगभग सारा नहीं पढ़ना पड़ता, आपको एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ता स्टेट एग्जाम के लिए। तो इन सभी का सिलेबस तो आप देख लेना कि आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो। मैं यहाँ पे सोच के चल रहा हूँ कि आप सपोज एसएससी की तैयारी कर रहे हो जिसमें सब कुछ आता है। ठीक है, अब इसमें सब कुछ आता है। अगर मैं एसएससी की बात करूं, इसमें अरिथमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम लगभग कुल मिला के लगभग 30 से 35 चैप्टर हो जाते हैं, और इस 35 चैप्टर में से ही आने वाले हैं 50 नंबर के, मतलब 25 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर के होंगे। और मेंस में यही 90 नंबर के, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन अपना 3 नंबर का होगा, तो 90 नंबर बना देगा अपना। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे चैप्टर में से एक एक आता है, ऐसा नहीं होता भाई। किसी भी एग्जाम में आप देखोगे ना, सारे चैप्टर से एक एक सवाल बहुत कम, ऐसे रेयर चांसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार ऐसे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको एग्जामिनर छूता ही नहीं है, वो उसमें से सवाल ही नहीं देता, और हर बार ऐसा करता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे अगर 10 बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया ना, तो उसमें से 6 बार वो उस टॉपिक में से देगा, 4 बार नहीं देगा। जैसे वो कौन सा चैप्टर, अगर मैं आपसे बताऊं तो वो देखो, सॉर्ट्स एंड एनालिसिस, ये एक ऐसा चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो चैप्टर है ना, प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो, इसमें तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर हो गया जिसमें वेटेज कम होती है। रेशो एंड प्रोपोर्शन की वेटेज लगभग कम होती है। परसेंटेज की ये जो वेटेज होती है वो कम होती है। अपनी प्री की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि आता है, एक एक सवाल इसमें आ जाता है, लेकिन कभी कभार नहीं आता, कभी आता है ना। तो अगर मैं ये बात छोड़ के कि कौन कौन सा नहीं आता, इस बात पे अगर आप ध्यान दोगे कि कौन से ऐसे चैप्टर है जिन पे मुझे विशेष ध्यान देना है, तो ज़्यादा आपका बेटर होगा भाई। ठीक है, 50 में से 50 अगर आपको स्कोर करना है, तब तो आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करना, क्योंकि एक नंबर की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 लाना है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। फिर 50 में से 50 लाना, तो फिर आप कहोगे कि फिर तो मैं सारे चैप्टर पढ़ूं, फिर मैं क्यों ये वीडियो देखूं, क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर में देखूं। भाई देखो, 50 में से जब 50 लेकर आने हैं ना, तो उसमें से कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अच्छे सवाल बनाने के लिए वो अच्छे चैप्टर्स हैं। तो उन चैप्टर पर हमें ज़्यादा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर वो चैप्टर आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे उन पर विशेष ध्यान दोगे। तो वही चैप्टर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्लस में, तो जो कि आपकी मदद करेगा 50 आउट ऑफ 50। और अगर आपको रैंक चाहिए और एक अच्छी नौकरी चाहिए, अपनी
ड्रीम जॉब चाहिए, अगर आपको मतलब 300 से नीचे रैंक लेकर आनी है तो आपको मैथ्स में और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 किसी भी कीमत पे स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा जो रैंक लेकर आ रहा है उसके 50 में से 50 आ रहे हैं, बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 आ रहे हैं मेंस में। तो आपको भी लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी तो लिस्ट में आना है, तो हर काम करना पड़ेगा जो सिलेक्टेड बच्चा कर रहा है या फिर जो करना चाह रहा है, मतलब जो सिलेक्शन एकदम दृढ़ संकल्प बना रखा है। अब देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपना परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशो अपना, ये तो दोनों बेसिक है, ये दोनों बेसिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बेसिक चैप्टर है। अगर आपका बेसिक मजबूत है, आपको डिजिटल सम आता है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आता है, आपको यूनिट डिजिट मेथड आता है, आपको सक्सेसिव मेथड आता है, आपको डेविएशन मेथड आता है, इतने सारे मेथड्स होते हैं। आपके रेशो मेथड किस तरीके से हमें फ्रैक्शंस के रेशो लेने हैं, डेसिमल्स के रेशो लेने हैं, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होती है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप 10वीं तक नॉर्मली सीखते हो। अलजेब्रा में भी ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, ज्योमेट्री में ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो आप 10वीं तक सीखते हो, लेकिन अलजेब्रा और ज्योमेट्री में अब कई सारे ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो एसएससी में आते हैं जो आपने 10वीं तक नहीं पढ़े, नाम और निशान नहीं था, लेकिन परसेंटेज रेशो में आप वो सारी चीज़ें पढ़ते हो जो आपने पहले पढ़ चुके हैं 10वीं में। तो ये पूरा एक बेसिक होता है, तो इसको मैं कंसिडर नहीं चलता कि ये वो 15 या फिर 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वेटेज वाइज। ये तो आपको बेसिक है, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है, कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। अब इनको करने के लिए ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे जाओ वन शॉट देख लो, वन शॉट में आपका बेसिक क्लियर नहीं होने वाला, वो केवल सवाल सॉल्व करवाएंगे, वो भी इजी इजी, जो कि मतलब लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी इजी 25 क्वेश्चन में से ना 18 इजी आएंगे, 7 हार्ड आएंगे। तो आपको तो ये 7 करने के बाद ही सफलता मिलेगी, 18 जब आप कर लोगे उसके बाद 7 भी आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपका बेसिक एकदम मजबूत होगा, हाथों पे ही आपको कैलकुलेशन करना होगा, चाहे वो हार्ड से हार्ड हो। अब हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन का भी एक तरीका होता है करने का, कि हम सिंपल उसको किस तरीके से बना के अपने हाथों पे कैलकुलेशन करें। तो ये परसेंटेज और रेशो को तो आप भूल जाओ, ये मतलब करना है आपको एक अच्छे टीचर से करना है, जहाँ पर मतलब दोनों चैप्टर में 8 से 10 घंटा लगता है पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ, और रेशो आपका 4 से 5 घंटा में पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेसिक के साथ और पीवाईक्यूज के साथ। तो आप ऐसी वीडियो देखना जहाँ पर 8 से 10 घंटा और 4 से 5 घंटा ये वाली वीडियो हो, ठीक है, वरना 2 घंटा में भी वन शॉट है परसेंटेज का, लेकिन उसमें आप नहीं समझ पाओगे, मैं बता रहा हूँ भाई, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस जो वीडियो में जो टीचर आपका करवाएगा वो 2 घंटा में कहाँ, 2 घंटा में तो सारे टाइप्स ही कवर नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट टाइप्स ही कवर होंगे, और वो भी बिना बेसिक के, वो थोड़ा बहुत बस बेसिक उसका इंट्रोडक्शन दे देगा। तो आप किसी ऐसे वीडियोस पे सर्च करना यूट्यूब पर, या फिर अगर आपके बैच में, तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि बैच में अपना फुल एफर्ट डालता है, सारी प्रैक्टिस वो करवाता है, सारी जिम्मेदारी वो लेता है टीचर। तो यूट्यूब पे अगर आप करते हो तो 10 घंटे की, जैसे आप अगर मैं बात करूँ तो राकेश यादव सर ने परसेंटेज की अभी नई वीडियो डाली है लगभग 14 घंटे की, तो उसको आप देख सकते हो, उसमें सब उन्होंने बेसिक से कवर किया है। ऐसे ही आप रेशो का भी ढूंढोगे तो रेशो का भी मिल जाएगा किसी बढ़िया टीचर का। अब मैं बात करता हूँ उन चैप्टर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई अपना प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। और इसमें से उतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो 1 2 3 4 3 7 2 9, तो यहाँ पे कुल मिला के 9 ऐसे चैप्टर हैं जिस पे तो आपको विशेष ध्यान देना है भाई, विशेष ध्यान, इनको लिख लो। उसके बाद अपना परसेंटेज रेशो, ये तो बेसिक चैप्टर थे तो इनको भी आप जोड़ ही लो 2। उसके बाद आपकी ये रेस हो गए, ठीक है, आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया, और एजेस प्रॉब्लम तो खैर रेलवे में ज़्यादा पूछता है। तो आप अगर इन 12-13 चैप्टर को भी अगर अपनी पकड़ बना लेते हो ना, 50 में से आपको 40 लाने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता। आप खुद एनालाइज करोगे तो अब यही चैप्टर ना, मतलब आप बोलोगे ये तो सारे चैप्टर तो यही हैं, मतलब 33-35 चैप्टर हैं पूरे मैथ्स में अगर छोटे बड़े सब मिला के, उसमें से मैंने केवल आपके 10 बताए, सोचो। और उस 10 चैप्टर को अगर आप कर लोगे ना, वो 10 चैप्टर ही 33 चैप्टर के बराबर है, अगर हम पूरा वैसे देखें ब्रीफ में जनरल तरीके से। हर चैप्टर अपना एक मतलब एक मिनी बुक के बराबर में है, ठीक है, अच्छा सा हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आपने इन केवल 8 से 10 चैप्टर को कर लिया तो 50 में से 40 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मेरी बात मान के देखो, इन सभी चैप्टर्स को पहले करो, फिर उसके बाद अपनी पूरी मैथ्स करना, जो भी बचे रहेंगे अपना मॉक वगैरह खुद लगा के देखना, खुद आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अब ये आपको करना कैसे है, देखो सबसे पहले तो आपको एक टीचर ढूंढना है जो कि बढ़िया है, जो कि ये एकदम फुल कॉन्फिडेंट हो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि आपको कोई पीवाईक्यू की बुक नहीं उठानी, कोई आपको दूसरा सोर्स नहीं, कोई यूट्यूब पे जाके प्रैक्टिस करना, सब कुछ बैच में ही वो करवाए।
ऐसा एक टीचर ढूंढना है। वही मॉक टेस्ट भी आपका यूट्यूब पे भी थोड़ा सा एक्टिव रहे। अब ये आप सर्च करना, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, बैंक मतलब अलग अलग एग्जाम की, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे जैसे आरडब्ल्यूए जीडी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, या फिर जितने भी अपने ये एग्ज़ाम्स होते हैं जो ग्रुप डी लेवल के होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, करियर विल वाले हो गए, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर भी, बैचेस में भी, है ना। और गगन प्रताप सर हो गए मैथ्स में, अगर मैं स्पेशली अगर ये मेरा वीडियो जो मैथ्स ओरिएंटेड है तो गगन सर कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं मैथ्स को लेकर, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो मैथ्स के लिए। ठीक है, और आदित्य रंजन सर हो गए, तो आप इन सभी टीचर, ये सब टीचर क्या है ना, बैच में भी एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जब यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो हमें प्रैक्टिस की कमी नहीं होती भाई। सेम टीचर अगर हमें बैच में मिल रहा है, सेम टीचर अगर हमें यूट्यूब पे भी मिल रहा है, प्रैक्टिस कराता हुए दिखते हैं, तो एक कनेक्टिविटी फील होती है और एक ऐसा लगता है कि हाँ कंप्लीट संपूर्ण सा महसूस होता है। और अगर वही महसूस हो गया तब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को महसूस ही कराना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपने सोच लिया और आपने मान लिया, आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लोगे, है ना। रोज़ अगर इस बारे में सोचता रहोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, ये बच्चा मेरे से ज़्यादा समझदार है, इसका होगा, मेरा कैसे होगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको बस सोचना है, भले ही आप कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में, लेकिन आपको ये सोचना है अंदर से, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, एक ना एक दिन करूँगा, धीरे 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 से, कछुए की चाल से ही चलो, लेकिन चलो, रुकना मत कभी भी। ठीक है, अब आपको ये मैथ्स करना कैसे, देखो सबसे पहले तो जिस भी टीचर को आपने पकड़ा है उसको उसके या तो बैचेस ले लो। ठीक है, क्योंकि पेड बैचेस में वो एक अरेंज फॉर्मेट में सब कुछ डेली देता है। ठीक है, और या तो अगर यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो तो उसी टीचर का, जो आपको टीचर पसंद है, जो कि आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट पढ़ाते हैं, इनके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, उसकी सीरीज़ होगी जरूर यूट्यूब पे, जहाँ पर वो अच्छे से समय देखे। ऐसा नहीं कि उसकी सीरीज़ 10 दिन वाली भी होगी, इसकी सीरीज़ 100 दिन वाली भी होगी, तो उसकी ऐसी सीरीज़ पकड़ना जो 100 दिन वाली है, क्योंकि आपको फुल तैयारी करनी है, भर भर के प्रैक्टिस करनी है। 10 दिन वाले में केवल वो रिवीजन करवाएगा, उसमें अगर आपको कुछ आता नहीं तो वो कर नहीं पाओगी सीरीज़। तो आप ऐसी सीरीज़ पढ़ना जिसमें आपको 90 डेज़ हो, उस 75 दिन हो, या फिर 55 डेज़ हो, इस तरीके की जो सीरीज़ होती हैं जिसमें ज़्यादा समय लेते हैं टीचर्स करवाने के लिए, तो वैसी सीरीज़ को अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो, या फिर अलग अलग टीचर के वन शॉट वीडियोज़ होते हैं, आप उन पर या बैचेस ले लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप उनके बैचेस, अब नोट्स कैसे बनाएं, पहले रिवीजन को छोड़ो, पहले नोट्स कैसे बनाएं ये समझो। देखो नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। जब बच्चा ऐसे तो समझता है कि हाँ नोट्स बना लेंगे यार, नोट्स सबसे बड़ी कौन सी बात है, लेकिन जब वो पढ़ने जाता है ना तब उसे रियलिटी पता चलती है यार मैथ्स में नोट्स कैसे बनाए। बनाता है तो सबसे बड़ी गलतियाँ करता है। वो क्या करता है, जैसे जैसे बोर्ड पे टीचर लिखते जा रहा है, क्वेश्चन वगैरह, आंसर वगैरह, ऑप्शन वगैरह सब कुछ अपनी कॉपी में लिखता है। सब कुछ नहीं लिखना होता भाई। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना है। आप कैसे आप कहाँ से जानते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये? भाई क्या पता इंपॉर्टेंट वाला आपने लिख लिया और आपसे इजी वाला ही सॉल्व नहीं हो रहा। जब आप उसकी शीट लगाने गए टीचर की, जब आप फिर से वो सारे सॉल्व करने लग गए क्वेश्चन पीडीएफ में से, आपसे इजी क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, तो फिर से आप वीडियो खोल के देखोगे। तो आपको इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। जो भी आपका जैसे ये कॉपी है उसमें क्या करना है, वो चैप्टर का नाम डालना है, जो भी टीचर कंसेप्ट पढ़ा रहा है वो सब यहाँ पे लिखना है, वो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें लिखना है, जो वो बोल रहा है प्लस में वो भी लिखना है यहाँ पे बॉक्स बना के। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। फिर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, जैसे 1 डाल के, 2 डाल के, 3 डाल के, 4 डाल के, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस तरीके से अपने पेज को डिवाइड कर लेना है। फिर यहाँ 1 डाल के यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, फिर 2 डाल के सारे हर एक सॉल्यूशन से। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग लेक्चर में रहेगा, आप ये नहीं सोचोगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेता हूँ और स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इन सब चीज़ आप लिखते रहो, नीचे लिखते रहो और सॉल्यूशन बस समझते रहो। जब आप बाद में सीट लगाओगे, उस टीचर की पीडीएफ लगाओगे, अपनी ये वाली कॉपी लेके बैठना और पहले आप ऐसे ही लगाना शीट बिना देखे इस कॉपी में से, और जोन सा लग जा रहा है ठीक है, और जोन सा नहीं लग रहा वो आके फिर आपको वीडियो क्लिक नहीं करनी, वीडियो में नहीं ढूंढना कि कौन सा क्वेश्चन था यार, कहाँ था ये वाला, वीडियो देखो फिर से, उसमें ज़्यादा समय लगता है। और फिर खैर मोबाइल है, मोबाइल में देखना पड़ेगा, लैपटॉप में देखना पड़ेगा, जिसपे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो यही है। पता चले यूट्यूब पे गए देखने, या फिर कहीं भी पता चले यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आए, उस पर ही देखते रह गए, आधा घंटा बर्बाद। तो कॉपी पे आपका नोट्स तैयार है तो तुरंत खोल के देख लोगे और फिर उसका कॉपी में सोल्यूशन देखो, फिर जाके उसका सोल्यूशन कर दो। ठीक है, और आपका याद हो जाएगा वो। इसी तरीके से हमको रिविज़न भी करना होता है। जो आपने नोट्स कॉपी बनाई है, माना कि आपकी नोट्स कॉपी बहुत ज़्यादा मोटी बन जाएगी, मैथ्स में आप पढ़ते हो, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक, हर कोई बच्चा कर रहा है ऐसा। ठीक है, और यही एक मात्र है जिससे आप
मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, रिवीजन बेस्ट कर सकते हो इससे, ठीक है। तो करना पड़ेगा। तो आपको रिवीजन भी कैसे करना है, देखो ये तो आपने नोट्स को भी मेंटेन कर ली, अब आपको रिवीजन कैसे करना है। देखो रिवीजन भी आपको कम से कम 5 से 6 बार करना है आपकी, जब तक मैं 1 साल का पीरियड मान के चलता हूँ, तो उस 1 साल में आपने 5 से 6 बार लगभग हर चैप्टर को, जो मैंने बताया 8-10 चैप्टर को, उनको रिवीजन तो कर ही लिया हुआ, उनको तो खासकर जरूर करना है। तो रिवीजन कैसे करना है, जो भी आपकी नोट कॉपी मेंटेन है और जो भी सीट प्रोवाइडेड होती है, आपने पहली बार और दूसरी बार तो पूरे पूरे क्वेश्चन लगाना है, लेकिन जब तीसरी बार रिवीजन करने जाओ ना, तो खुद ही सोचो मन में, ये वाला कर लूंगा, ये वाला कर लूंगा, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है यार, है ना। जहां 1% भी डाउट हो, देखो हमारा मन ऐसा है ना कि वो बोलेगा भाई तू ये कर लेगा कर लेगा कर लेगा कर लेगा कर लेगा कर लेगा, हालांकि वो कर नहीं पाएगा रियलिटी में जाके, है ना। तो इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, मॉक वगैरह लगाओ, मॉक में भी आपकी रियलिटी पता चलेगी कि मेरा परसेंटेज का कौन सा टॉपिक वीक है, मेरा रेशो का कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ, तो मॉक से आपको पता चलेगा। फिर वहाँ से आप अपने नोट्स की कॉपी में आना, वहाँ से देखना यार इस कंसेप्ट से मेरा छूट रहा है ना था, यहाँ पे फिर से रिवीजन करो, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी रिवीजन कर सकते हो, वरना आप पहली दूसरी बार तो आप सारे सारे क्वेश्चन लगाना सीट की PDF से, और फिर तीसरी बार लगाना कि ये मैंने कर लिया है, कर लूँगा, ईजी वाले कर लूँगा, जहाँ पर आपको 1% 0.001% भी आपको डाउट हो कि ये वाला सवाल कैसे होगा यार, यहाँ पर ये डाटा याद नहीं आ रहा, ये कैसे मैंने किया था, तुरंत उसको करना। 1% भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना आए तभी आप उस सवाल को करना, 1% भी डाउट रहे तो आप उस सवाल को करना, क्योंकि क्या पता उसमें कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा हो जो आपके दिमाग से निकल रहा हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि 1% में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आपको उस सवाल को करना है, वही आपका रिवीजन होगा। उसके बाद जैसे आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे कि जो टीचर्स होते हैं पेड बैचेज अगर आप लेते हो, तो उसमें वो PDF ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपका मन करता है कि नहीं भाई मुझे और भी PYQ की बुक भी खरीदनी है, उसमें भी देखना कि किस तरीके से सवाल आते हैं और कैसे कैसे हर तरह में एग्जाम आते हैं, हर तरह के एग्जाम में जो सवाल आते हैं, तो PYQ को कोई सी बुक ले लो। मैं सबसे बेस्ट अगर बताऊं तो पिनेकल ले लो, उसमें कम से कम क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा पहले के नहीं होते, और ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है, आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा, आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा। बाकी आप जिस टीचर की तैयारी कर रहे हो उसने भी अपनी एक ना एक बुक निकाल रखी है, आप उसकी ले सकते हो, ठीक है, वरना किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, तो ये सब बेस्ट बुक है कुछ, ठीक है। राकेश यादव सर की ले सकते हो, तो कोई भी एक PYQ की बुक ले सकते हो। हालांकि मैं मना करूँगा बुक वर्क वगैरह मत लो, जो टीचर PDF दे रहा है उसको सॉल्व करो और मॉक टेस्ट दो, यही दोनों चीज़ सफिशिएंट है। अगर आपके घर में सबसे ज़्यादा बुक्स है ना, तो समझो आप बढ़िया नहीं कर रहे, आप मतलब पढ़ोगे तो हो नहीं, सारी बुक्स को कवर तो नहीं कर पाओगे। आप एक चैप्टर परसेंटेज लगा के देख लिए, परसेंटेज ही आपका सबसे ऐसा चैप्टर होगा जो सबसे बढ़िया होगा, वरना धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपने सबसे कम क्वेश्चन लगाए होंगे, या फिर लगाए भी होंगे तो एक ही बार लगाए होंगे, वहीं परसेंटेज को अगर देखोगे 4-5 बार लगा चुके होंगे, अलजेब्रा में आपने 1 ही 2 बार लगाए होंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। तो मतलब आपको ऐसा करना है कि सारे, अगर मैं चैप्टर करूँ तो सारे में इक्वली मैं अपना समय दूँ, तो PDF बेटर है ना। बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन, PDF बेटर है, PDF में कम कम सवाल होते हैं, 200-250 सारे एग्जाम के आए हुए रहते हैं, सब टीचर ने अपने खुद एनालाइज करके डाले होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करूं, बार बार करूं, है ना, बजाय कि मैं 400 क्वेश्चन लगाऊं बुक में से, इतनी मोटी बुक में से। तो आप सीट पे ही ज़्यादा डिपेंड करो, PDF पे ही, जो भी टीचर प्रोवाइड कर रहा है, पेड बैचेस अगर आपने लिया है, और अपना मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट जिंदाबाद, मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है। मॉक टेस्ट भी कैसे देना है आपको, जब तक आपका सिलेबस 50% कंप्लीट नहीं होता, जो भी मैंने आपको ये 12 चैप्टर बताया, 10 से 12, इसमें से अगर आपने 5 से 6 चैप्टर कर लिए ना, तो आप मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दो, बिल्कुल देना स्टार्ट कर दो, बेझिझक देना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बोल रहा हूँ 25 से 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, अगर आपने उस 10 चैप्टर में से 5 से चैप्टर कर लिए तो, ठीक है। और जब आपने पूरे कर लिए तो आपके 40 नंबर पक्के हैं, ठीक है। और उसके बाद 10 नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा दूसरे चैप्टर्स के आप वन शॉट भी देख लोगे तो काम बन जाएगा, जैसे LCM HCF हो गया, सर्ट्स इंडाइसिस हो गया, और बाकी जो चैप्टर्स मैंने बताया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इनके वन शॉट भी देख लोगे, काम चल जाएगा। लेकिन जो मैंने चैप्टर बताया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले टिक वाले, इनको तो आपको फुल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका मॉक टेस्ट भी ठीक जाएगा। बाकी मॉक एनालिसिस करना तो आई होप आपको आता होगा, कि आपने जब मॉक टेस्ट दे दिया, आपने देखे मेरे कहाँ कहाँ गलत गए, फिर से आप उस मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन वाला मतलब बटन पे दबा के खोलो और सॉल्वर मोड ऑन कर लो, जहाँ पे सॉल्यूशन आपको नहीं दिखता, फिर से आप उसको सॉल्व करो, और जब आपका गलत जा रहा है तो फिर आप देखो यहाँ क्या हो सकता है, इसका सवाल का आंसर क्या था, मतलब जैसे आपके जो सवाल गलत गए उसको देखना कि आखिर ये क्यों गलत गया, और सबसे ज़्यादा मेरा समय किस कॉन्सेप्ट पे लगा, ये सब होता है एनालिसिस। तो ये आपको करना जरूरी है, जितना समय आपने मॉक टेस्ट देने में लगाया ना, उतना ही समय आपको एनालिसिस भी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल टेस्ट देने से मतलब नहीं है भाई, एनालिसिस भी करना ज़्यादा जरूरी है। चाहे आपका पेपर में फुल नंबर आए हो चाहे कम नंबर आए हो, अच्छे नंबर आए मतलब 150 नंबर आए हो चाहे कम नंबर आए हो, लेकिन आपको एनालिसिस जरूर करना है एक बार, ठीक है। तो इस तरीके को अपना के आप अपनी मैथ्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और 50 में से 50 लेकर आ सकते हो, जो कि बेहद ज़रूरी है अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, क्योंकि हर रैंकर जो लेकर आ रहा है, रैंक लेकर आ रहा है, उसके हैं 50 में से 50, तो आपको भी अगर उस
उस लिस्ट में आना है तो आपको 50 में से 50 लेकर आना होगा। 40 और 45 नंबर ला के आप खुश ना हो, ठीक है, क्योंकि इतना हर उस बच्चे का आ रहा है जो कट ऑफ के आसपास है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही भाई, और बाकी हम किसी और वीडियो मिलते हैं। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई रिलेटेड टॉपिक, तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मिलते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतने, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।